हेलो, नवजीवन इंडस्ट्रीज। यस, प्लीज कनेक्ट मी टू मिस्टर विजय। हु स्पीकिंग? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जो मैं कहती हूँ चुपचाप करो। मैं आपकी नहीं मिस्टर विजय की सेक्रेटरी हूँ मैडम, और सेक्रेटरी होने के नाते मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन है और मिस्टर विजय से क्या काम है। मेरा नाम और काम जानने के बाद तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कौन सा अपना नाम बताया जो मैं अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दूं? और नौकरी से निकलवाने की धमकी वहां देना मैडम जहां आपके हस्बैंड काम करते हैं। यू चीकी इडियट! मैं भी वहां आकर बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे हस्बैंड कहाँ काम करते हैं। यू खिसियानी बिल्ली, यू शट अप यू सिली, यू चुपकली, तू यहाँ पर भी आके चिपक गए। एंड यू किडनैपर, यहाँ किसको किडनैप करने आई है? किडनैप करने नहीं, तुझे डिसमिस करने आई हूँ। यू आर डिसमिस्ड। ये क्या तेरे हस्बैंड का ऑफिस है जो घर की तरह यहाँ भी हुक्म चला रही है? लड़की ऑफिस में सेक्रेटरी का काम कर रही है। हाँ दादाजी, मेरी आंखों के सामने विजय के साथ चिपक चिपक कर बात कर रही थी। आंखों की शर्म भी खत्म हो गई है उसकी। सच पूछो तो मुझे नफरत हो गई है उस लड़की से। तुमने डांटा नहीं उसे? बताना था उसे कि इस तरह की हरकत करने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नौकरी तक जा सकती है। अरे दादाजी, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरों को समझाने से क्या फायदा? ठीक है, आज अपने ही सिक्के को घिसकर चमकाता हूँ। आने दो विजय को। वो आ रहे हैं लाट साहब, आज बहुत जोर से डांटना उसे। हाँ। नाना जी नमस्कार। अरे ये सब क्या है? सब मजाक समझ रखा है क्या? तो क्या बात है नाना जी? नाना जी मत बोलो। तुम शायद नहीं जानते मेरा गुस्सा कितना खराब है। नाना जी इतना गुस्सा, इसकी कोई वजह होगी? आहा, इतने भोले बन रहे हैं बेचारे, जैसे अभी तक दूध के दान नहीं निकले। अरे तुम क्यों झगड़ रही हो? मैं अभी फैसला कर देता हूँ। विजय जी, मैं सोचता हूँ आप इस घर में शहनाई बजवाई दो। शहनाई बजवा दीजिए, मगर ये तो बताइए कि ये शहनाई आप किसी बावर्ची के लिए बजवा रहे हैं या किसी ड्राइवर के लिए? न किसी ड्राइवर के लिए न बावर्ची के लिए, बल्कि हमारी बेटी लता की शादी के लिए। और दूल्हा बनोगे तुम। मैं काली पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाता हूँ और साथ साथ वकील साहब को बुलवाकर तुम्हें सारी जायदाद का कानूनी वारिस बनाता हूँ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विजय, आज से आप मिस्टर रघुपति सहायक की जायदाद के इकलौते वारिस बन गए। मुबारक हो विजय बेटा, मुबारक हो। आज खुशी से मेरा दिल फटा जा रहा है। आज तो पूरी घंटी बज गई। ताऊ आओ। अब ये बूढ़ा हमारे सर पर वाकई बोझ बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट की तीसरी शर्त को पूरा करने का वक्त आ गया है। आप फिक्र मत कीजिएगा श्रीना जी, राजेश की जुबान पत्थर की लकीर है। कल की शाम उस बुढ़ऊ की जिंदगी की आखिरी शाम होगी। मैं उसे कल बाहर घुमाने ले जाऊंगा। आप अपनी दूरबीन से आंख लगाकर देखिएगा कि मैं उसे किस तरह पहाड़ी के नीचे फेंक दूंगा। शाबाश राजेश, शाबाश। कल शाम बूढ़े का काम तमाम। बातों बातों में बहुत दूर निकल आए बेटा, नहीं? बस थोड़ी दूर और नाना जी। डैड, अभी तक राजेश ने बुड्ढे को ढकेला ही नहीं और साथ में कुछ बड़बड़ा भी रहा है। कहीं हमारा राज तो नहीं उस बुड्ढे को बता रहा? अरे ये पहाड़ी के किनारे क्यों ले आए बेटा? आपकी जिंदगी की तकलीफों को खत्म करने के अपनी कामयाबी के लिए और बूढ़े की मौत के लिए। लेकिन राजेश, एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो जो लता है ना, 24 घंटे दादाजी के पीछे पूंछ की तरह रहती थी, अचानक एन कत्ल के मौके पर गायब कहाँ हो गई? मैं बुढ़ाऊ को रास्ते से तब हटा सकता था जब मैं लता को यहां से कहीं दूर भेज देता। इसलिए मैंने अपने नाना जी की दवाई के लिए लता को शहर भेज दिया। उस बेचारी को क्या मालूम कि वो उस बुढ़ो की जिंदगी बनकर नहीं, मौत बनकर जा रही है। घंटी बजा के। नहीं, अच्छा जी मैं चलता हूँ। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है मियां? अभी तो महफिल शुरू हुई है। कामयाबी का नशा शराब के नशे से कहीं ज्यादा होता है। आप इस नशे का लुत्फ उठाइए और मुझे कामयाबी के नशे में डूबा रहने दीजिए। बाय। मोंटी बेटे, अब ये तमाम जायदाद हमारी हो जाएगी, सारी मिलें हमारी होगी और सारे वर्कर्स हमारे इशारों पर नाचेंगे। वर्करों को इशारे पर नचाकर क्या करोगे डैड? हमें तो वर्करों को मिलों से बाहर निकालना है ताकि हम वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी कर सके घंटी बजा के। वो तो ठीक है, लेकिन इन वर्कर्स को वहाँ से भगाएंगे कैसे? जुल्म से, घंटी बजा के। साथियों, हम हड़ताल नहीं करना चाहते थे, पर मालिकों ने हमें उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है
जहां हड़ताल हमारी जरूरत ही नहीं, मजबूरी बन गई है। इन मालिकों का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले 100 रुपया लिखवाकर 50 रुपया हमारे हाथों में रखते थे, पर अब 50 रुपए की जगह उन्होंने 25 रुपए देने का फैसला किया है। हम सब बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि हमारे लिए आवाज उठाने वाला मसीहा हमारे बीच मौजूद नहीं था। इन मालिकों ने हमारे हमदर्द को एक झूठे इल्जाम में 5 साल के लिए जेल भेज दिया था, लेकिन आज वो हमारा नेता हमारे बीच मौजूद है, और वो ये है गोविंद भैया। उधर मालिक हमारा खून चूस रहे हैं और इधर आप लोग तालियां बजा रहे हैं। ये वक्त तालियां बजाने का नहीं है, ये वक्त है जबकि हम अपने हक के लिए लड़े, अपने अधिकारों को हासिल करें। किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम? कौन सा हक चाहिए तुम्हें? जिस किसी को हमारे कायदे और कानून मानने से इनकार है, वो खुशी से इस मिल को छोड़कर जा सकता है। ये मिल हमारी माँ है और इस तरह हमारी माँ से कोई जुदा नहीं कर सकता, जो कि हमें रोटी देती है। माँ की रोटी खाने का इतना ही शौक है तो जाओ अपनी माँ के पास जाओ। इस मिल के अंदर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर किसी शख्स ने इधर खड़े होकर भौंका तो मैं कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दूंगा। ये छोटे मालिक का हुक्म है। कौन है ऐसा वैश्य इंसान जिसने हम गरीबों के लिए ऐसा हुक्म दिया है? छोटे मालिक यानी रघुपति साय के नए वारिस मिस्टर विजय। विजय? यस सर, रहीम खुद अपनी आंखों से देखकर आया है कि मिल वर्कर्स के साथ आपके नाम पर जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, तो वो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। अगर उन्हें सीधी बाजी को उल्टा करना आता है तो मैं भी उल्टी बाजी को सीधा करना जानता हूं। चेकबुक लाओ। पिछली तनख्वाह में जितनी कटौती की गई थी उसके भुगतान के अलावा हमारे वर्कर्स को 3-3 महीने का बोनस दे दिया जाए, जिसमें सिर्फ हमारे ऑफिस और फैक्ट्री के वर्कर्स ही नहीं बल्कि हमारे महल के नौकर भी होंगे। थैंक यू। विजय बाबू! अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हाथ चलाओ। विजय बाबू! ये हम गरीबों का विश्वास जीतने के लिए नाटक तो नहीं किया जा रहा है। जो नाटक था वो हकीकत नहीं बन सकती, और जो हकीकत है वो नाटक नहीं बन सकता। बेटा, विजय की हकीकत तो सिर्फ मैं जानता हूं। अब मैं ये देखूंगा तुम्हारी हकीकत क्या है। जरा वो इनकम टैक्स की फाइल लाना। विजय साहब, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। याद नहीं आ रहा कि मैं आपसे पहले कहाँ मिला था? इसी ऑफिस में मालिक। मैं आपका नौकर हूँ दुखिया, घंटी बजा के। घंटी बजा के? नौकर है तो मालिक की तरह सूट पहन के क्या घूम रहा है? अपनी औकात भूल गया क्या? अरे ये तो मेरा ही सूट है जिसका कपड़ा मैं अमेरिका से लेकर आया था। तू कैसे पहन के घूम रहा है हरामजादे? जितने भी हरामजादे हैं सब नवाबजादे बन के घूम रहे मालिक, घंटी बजा के। क्या मतलब? मतलब बुलाइए अपने चौकीदार से लेकर चपरासी तक को और खुद ही देख लीजिए, घंटी बजा के। गोपाल, भिक्कू, धनिया, रानी। लता, अरे लता तुम यहाँ कब आई? मैं तो यहाँ पैदा हुई हूँ मालिक, मैं लता नहीं हूँ, लीलावती हूँ, ऑफिस में झाड़ू लगाने वाली। ओ ब्लडी हेल! तुम लोगों को होगा क्या है? तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मालिक के कपड़ों को छूने की? इसमें हमारा कोई दोष नहीं है मंटी साहब, हमने तो वैसा ही किया है जैसा छोटे मालिक ने हमें हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया तुम्हारे छोटे मालिक ने? उन्होंने कहा यहाँ न कोई राजा है, न कोई प्रजा, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, इसलिए क्यों ना हम सब गले मिलकर रहें। मैं तुमसे गले मिलूंगा? ठीक है, आप नहीं मिल सकते, मैं आपके गले मिल लेता हूँ घंटी बजा के। खबरदार, अगर कोई मेरे गले पड़ा मैं अभी जाकर मिलता हूँ तुम्हारे छोटे मालिक से। तुम होते कौन हो मिल की सोई खत्म करने वाले? 2-2 कोड़ी के वर्करों को हमारे कपड़े बांटने का हक तुम्हें किसने दिया? हमने सोचा था कि हम इन मजदूरों को इतना दुख देंगे कि ये दुखी होकर हमेशा हमेशा के लिए ये मिल, ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तुमने तनख्वाह तो तनख्वाह 3 महीनों का बोनस देकर उन्हें मजदूरों से मालिक बना दिया। तो क्या हो गया? जो उनका हक था वो उन्हें देना कोई गुनाह तो नहीं? अच्छा, एक गुनाहगार आज हमें यह समझा रहा है कि गुनाह क्या है और बेगुनाह कौन है। देखो मिस्टर राजेश, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ एक भाड़े के टट्टू हो। अगर हम चाहे तो तुम्हें अभी इसी वक्त रघुपति सहाय के कत्ल के इल्जाम में फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकते हैं। हाँ, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाना आपके बस में नहीं है श्रीनाथ, क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। हम बाप बेटे उस कत्ल के चश्मदीद गवाह हैं। घंटी बजा के? घंटा तो मैं तुम दोनों का बजा दूंगा कोर्ट में, यह साबित करके कि तुम दोनों ने मुझे भाड़े पे उस बूढ़े का खून करने के लिए लाए थे। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है। सीधी तरह से बताओ, अगर तुम चाहते क्या हो? मैं वही चाहता हूं जो आप नहीं चाहते। अगर आप मोंटी के बाप है तो मैं आपका बाप हूं। आइंदा आप जिसके बाप हो उसी के बाप बने रहिए, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कीजिएगा, समझे?
डैड, हम इसे सांप बना के लाए थे, लेकिन ये सपेरा बनने की कोशिश कर रहा है। घबराओ मत बेटे, इस सपेरे की बीन तो मेरे ही पास है। मैं कल ही शहर जाऊंगा, 2-4 दिन में वकील साहब से जायदाद के तमाम कागजात तैयार करवा के आता हूँ, और फिर किसी तरीके से भी उन जायदाद के कागजात पर इस उल्लू के पत्ते से दस्तखत करवा लूंगा। डैड, एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो। अगर ये सांप है तो मैं सपोला हूँ, और सपोले का जहर इतना खतरनाक होता है कि वो डसता किसी और को है और मरता उसका दुश्मन है। मैं समझा नहीं बेटे। डैड, मैं इसे नहीं, लता को डसूंगा। जब लता को पता चलेगा कि उसके दादाजी का कातिल राजेश है, तो हमारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। की बात नमक हराम, तुमने जिसका नमक खाया उसी को मार डाला। लता, मेरी बात तो कोई बात नहीं सुनूंगी मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरे हो, इस घर के हो, लेकिन तुमने मेरे दादाजी की जान ली। शायद तुम ये भूल गए हो कि मैं उस वफादार दीवान की बेटी हूँ जिन्होंने इस घर के लिए अपनी जान दी, और आज इस घर के लिए मैं तुम्हारी जान लूंगी। डर लगता है बेटा, गिर पड़ूंगा। एक कदम और दादाजी, एक कदम। वेरी गुड दादाजी। दादाजी, और अपने पांव पर खड़े हैं। दादाजी, क्या ये सच है, या कोई चमत्कार है, या करिश्मा है, या कोई सपना है? ना ये सपना है, ना ये करिश्मा है। नाना जी अपने पैरों पर खड़े हैं, यह हकीकत है। और इस हकीकत में छुपा हुआ राज इस दवा की शीशी में है। वो बाप बेटे पिछले 5 साल से दवा के नाम पर ये जहर कांजी में डालकर दादाजी को देते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि दादाजी के हाथ पैर सुन्न हो गए, पैरालाइज्ड। ये दवा धीरे धीरे इनकी जान भी ले सकती थी। जब विजय ने मुझे ये दवा जांच करने के लिए दी, तो मैंने उसी वक्त विजय से कहा था कि इस तरह के मरीजों का इलाज सिर्फ शॉक ट्रीटमेंट से ही किया जा सकता है। और उस दिन जब विजय दादाजी को घुमाने के लिए बाहर लेके गए और उसने व्हीलचेयर को नीचे फेंका, वेरी गुड। दादाजी, दादाजी, आज मैं इतनी खुश हूँ, किसी कहता है रोते चले जाओ। आप अच्छे हो गए दादाजी। हाँ बेटी, मैं अच्छा हो गया, अब मैं चल सकता हूँ। लेकिन ये पैर मेरे नहीं बेटी, ये तो विजय के हैं। अरे ये तो इसकी हिम्मत थी जिसने मेरे अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी। लेकिन विजय, अब सचमुच तो अपने पुराने नाना को नहीं देख सकेगा। अब तो मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकने वाला तेरा नया नाना हूँ। आज तक हर बार तू आगे बढ़कर मुझे गले लगा लेता था ना, आज मैं खुद चलकर तुझे गले लगा लूंगा। नाना जी, नाना जी। विजय, अगर अपने प्यार को माफ कर सको तो मुझे माफ कर देना।